हेलो फ्रेंड्स, हम आज का द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है ईसी रेडी टू अलाउ पोस्टल बैलेट्स फॉर एनआरआईज। तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि हमें पोस्टल बैलेट्स अलाउ कर देने चाहिए एनआरआईज के लिए। तो पहले तो ये बात हुई थी कि जो ओवरसीज़ इंडियंस हैं उनके लिए हमें प्रॉक्सी वोटिंग इशू कर देनी चाहिए, पर प्रॉक्सी वोटिंग नहीं एक्सटेंड हो पाई क्योंकि जो बिल आया था इसके लिए वो लैप्स हो गया था 16th लोकसभा के डिसॉल्व होने की वजह से। अब इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि एनआरआईज को हम प्रॉक्सी वोटिंग तो नहीं दे रहे, पर हम पोस्टल बैलेट्स के लिए पोस्टल बैलेट से वो अपने वोट्स कास्ट कर सकते हैं। तो ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि लगभग 1 करोड़ लोग जो है जो अब्रॉड में रहते हैं उसमें से 60 लाख लोग ऐसे हैं जो कि वोटिंग एज के लिए एलिजिबल हैं, वोटिंग करने के लिए एलिजिबल हैं, एंड दे कुड होल्ड कंसिडरेबल स्वे इन इलेक्शन रिजल्ट्स स्पेशली इन स्टेट सच एज पंजाब, गुजरात एंड केरला। तो पंजाब, गुजरात और केरला से ये माना जाता है कि ज़्यादातर एनआरआईज इन्हीं स्टेट्स हैं, तो इनके इलेक्शंस में इनका कंसिडरेबल रोल हो सकता है, तो हमें इनको पोस्टल बैलेट्स के लिए अलाउ कर देना चाहिए। तो यहाँ पर और भी इसके बारे में कुछ न्यूज़ थी। अंडर ETPBS इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, तो इसमें ये होगा कि जो ये अभी सिर्फ सर्विस वोटर्स के लिए अलाउड है। तो पोस्टल बैलेट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिकली पहले उसको डिस्पैच किया जाएगा और फिर वो वापस आएगा जब वो अपनी प्रेफरेंस टिक कर देगा जो वोटर होगा, तो वो ऑर्डिनरी मेल से वापस आएगा। टू एक्सटेंड दिस फैसिलिटी टू ओवरसीज वोटर्स, तो अब इस फैसिलिटी को एक्सटेंड करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना, कोई बिल वगैरह पास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इलेक्शन रूल्स 1961 में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, अमेंड करना पड़ेगा और उसके बाद ये हो जाएगा, पार्लियामेंट की नोट की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या होगा, एनी एनआरआई इंटरेस्टेड इन वोटिंग थ्रू द पोस्टल बैलेट विल हैव टू इन्फॉर्म द रिटर्निंग ऑफिसर। तो कोई भी एनआरआई जो कि इंटरेस्टेड हो पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग करने में, उसको रिटर्निंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा एटलीस्ट 5 दिन पहले नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन से। ऑन रिसीविंग सच इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन आने के बाद आरओ क्या करेगा, जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा वो उसको बैलेट पेपर इलेक्ट्रॉनिकली डिस्पैच कर देगा। फिर एनआरआई वोटर्स उस पर अपनी प्रेफरेंस डाल देगा और बैलेट का प्रिंट आउट निकाल के वापस भेज देगा। साथ में एक डिक्लेरेशन भी अटेस्ट होगा बाय एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द डिप्लोमेटिक, जो भी वहाँ का काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव है जहाँ पर एनआई रहता है। अब नेक्स्ट न्यूज़ ये है, पौरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट्स नॉट टू जेंडर राइट्स। तो जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए एक ये है, उसमें ये एक प्रोग्राम है कॉल्ड घौर की पचायन नौनी का नाऊ। इसमें ये होता है कि आइडेंटिटी ऑफ द हाउस इन द नेम ऑफ द डॉटर, मतलब जो घर होगा वो बेसिकली जो घर की बेटी होगी उसके नाम पर नेम प्लेट लगी हुई, तो इससे जेंडर सेंसिटाइजेशन होगा। फॉर एग्जांपल कोई पोस्टमैन आ रहा है, तो फॉर एग्जांपल आरती का घर है, तो ये बोलेगा कि आरती जी घर पर है, तो इससे जेंडर सेंसिटाइजेशन होगा। तो इट इज़ एन एफर्ट बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट जेंडर राइट्स एंड प्रॉपर्टी ओनरशिप अमंग वुमेन एंड देयर फैमिलीज। तो ये भी एक तरीका हो सकता है जेंडर के लिए सेंसिटाइज करने के लिए। अब ये न्यूज़ है, तो लास्ट ईयर कर्नाटका की गवर्नमेंट टॉपल हो गई थी, तो उसमें मेनली जो कांग्रेस और जेडीयू के एमएलएज हैं वो डिफेक्ट करके दूसरी पार्टी में चले गए थे। बीजेपी में उन लोगों ने अपनी पार्टी चेंज कर ली थी, तो उस समय स्पीकर ने उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया था एज एन एमएलए। तो ये कोई बीजेपी के, फिर बीजेपी ने क्या किया था, इन्हें एमएलसी की तरह नॉमिनेट किया था और फिर इन्हें मिनिस्टर बना दिया था। तो हाईकोर्ट ने ये बोला कि ये जो डिफेक्टेड एमएलए हैं या फिर डिफेक्टेड एमएलसी हैं ये मिनिस्टर नहीं बन सकते। तो कर्नाटका एमएलसी हु डिफेक्टेड टू बीजेपी कांट बी मेड मिनिस्टर। In a setback to BJP MLC AH Vishwanath hopes of being inducted into the BS Yedurappa cabinet, the Karnataka High Court on Monday ruled that he was ineligible to be minister on account of his disqualification as an MLA in 2019. तो अगर आप एंटी डिफेक्शन के अंदर MLA की तरह भी डिस्क्वालीफाई हो गए हो तो आपको मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता है, ये हाई कोर्ट का कहना है, भले आप अब MLC की तरह नॉमिनेट हुए हो। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। इससे स्टेट से रिलेटेड है, ये सिटी से रिलेटेड है, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ये फिक्की का पूरा एडवर्टीजमेंट था, यहाँ पे हमें कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ पर ये खास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कल ये एक बुकलेट छपी थी पीएम मोदी, बुकलेट टाइटल पीएम मोदी। तो कल गुरु नानक देव की बर्थ एनिवर्सरी थी, तो फार्मर्स के प्रोटेस्ट भी चल रहे थे, तो इसमें एक बुकलेट छपी थी कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या किया है सिक्स के लिए। तो उनको एक अवार्ड दिया गया है प्राइम मिनिस्टर को, जो कि अवार्ड था कौमी सेवा अवार्ड। तो कवर पेज में उनकी पिक्चर थी, एसजीपीसी प्रेसिडेंट ने ये अवार्ड दिया था कौमी सेवा अवार्ड। तो ये है एक, और बाकी क्या क्या किया, तो यही है कि गोल्डन टेम्पल के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के थ्रू अब फॉरेन फंडिंग अलाउ कर दिए कि गोल्डन टेम्पल है फॉरेन फंडिंग ले सकता है, तो फॉरेन डोनेशन ले सकता है, ये एक चीज़ थी। फिर ये भी एक चीज़ बताई गई थी, जो ब्लैक लिस्टेड सिक्स हैं, उस समय जब खालिस्तान मूवमेंट हो रहा था तो बहुत सारे सिक्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया था। तो गवर्नमेंट ने उस बुकलेट में ये भी शो किया है कि कैसे जो ब्लैक लिस्टेड सिक्स है वो कम कर दिए गए हैं, पहले 314 थे तो अब बस 2 बचे हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया कि पहले सिर्फ 18 लाख स्टूडेंट्स जो कि सिख कम्युनिटी को तो इनको स्कॉलरशिप्स मिलती थी, लेकिन 2014 के बाद अब 31 लाख सिख स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि सिख कम्युनिटी के लिए लिए गए हैं, जो कि सेंटर की बुकलेट में दिखाए गए थे।
अब एससीओ की समिट चल रही है, तो एससीओ की मीटिंग में वेंकैया नायडू जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बहुत ज़्यादा है और ये थ्रेट भी है। तो कैसे? इंडिया ऑन मंडे सेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज फेसिंग द रीजन इज टेररिज्म एंड द एलिमिनेशन ऑफ दिस थ्रेट विल हेल्प द रीजन रियलाइज इट्स ट्रू पोटेंशियल। अभी जब से इंडिया एससीओ का फुल टाइम मेंबर बना है, तो उसके बाद से पहली बार है कि इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। 2017 में इंडिया इसका मेंबर बना, तो पाकिस्तान भी 2017 में ही बना था। तो हमने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंडेम किया है और ये बोला है कि वी आर पर्टिकुलरली कंसर्न अबाउट स्टेट्स दैट लेवरेज टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो कुछ स्टेट्स हैं वो टेररिज्म को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी यूज़ करते, तो हमने उसे कंडेम किया है। इसके अलावा हमने बोला है कि ये सब नहीं होना चाहिए। कोई भी, जैसे ये भी बोला गया है कि कुछ कंट्रीज जो हैं वो एससीओ के प्लेटफॉर्म को अपने बायलैटरल इश्यूज लाने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा था पाकिस्तान ने लास्ट टाइम जब एससीओ की मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पर गलत मैप दिखा दिया था इंडिया में, इनएक्यूरेट डिपिक्शन किया था जम्मू कश्मीर का और गुजरात का। तो इसलिए हमारे एनएसए अजित डोवाल वहाँ से मीटिंग से उठकर चले भी गए थे। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट का ये भी कहना है कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मतलब जो एससीओ के प्रिंसिपल्स हैं उस पर हमें स्टिक रहना चाहिए और बायलैटरल इशूज़ बीच में नहीं लाने चाहिए। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, बस यहाँ पर यह है कि इंडिया फॉर इंस्टांस 60% वैक्सीन प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसके बाद भी इंडिया में सबसे ज़्यादा बच्चे अनवैक्सीनेटेड हैं। तो एनएसओ का डेटा ये शो करता है लेस देन 60% चिल्ड्रन रिसीव द एंटायर बास्केट ऑफ वैक्सीन। 60% से कम बच्चे हमारे यहाँ वैक्सीनेटेड है। तो ऑथर का ये कहना है कि जब हमारे यहाँ वैक्सीन होने के बाद इतने कम लोग वैक्सीनेटेड है, इतने कम बच्चे वैक्सीनेटेड है, तो अब 1.3 बिलियन पीपल को वैक्सीनेशन देना कोविड-19 में, तो वो कितना बड़ा टास्क हो सकता है। तो ऑथर ने बोला उसके लिए हमें पब्लिक पॉलिसी बनानी चाहिए, और पब्लिक पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें बॉल्स्टर करना है, प्राइवेट सेक्टर को भी लेकर आना है, कुछ ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए और रेगुलर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए, तभी हम 1.3 बिलियन पीपल को वैक्सीनेट कर पाएंगे। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होना चाहिए वेयर साइंस एंड रिसर्च मीट पब्लिक पॉलिसी। तो साइंस ने तो अपना काम कर दिया, अपनी वैक्सीन बना दी, रिसर्च भी होगी, अब हमें पब्लिक पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए कि इनॉकुलेशन ड्राइव अच्छे से हो सके। एक पेपर आया था लेंसेट पेपर, तो उसमें एक स्टडी थी डिले इन एक्सेप्टेंस और रिफ्यूजल ऑफ वैक्सीन डिस्पाइट अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीनेशन सर्विसेज इन मोर देन 90% कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो 90% से ज़्यादा ऐसे कंट्रीज हैं कि उनके पास वैक्सीन भी सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी वो वैक्सीन प्रोवाइड नहीं करा पा रहे अपने लोगों को, तो डिले होता है। तो ये एक आर्टिकल था। इसमें आर्टिकल ये है कि एक लेडी श्री राम कॉलेज की एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था कि उसके पास कुछ संसाधन नहीं थे कि जिससे वो पढ़ाई कर सके ऑनलाइन, तो उसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। तो ऑथर ने कुछ पॉइंट्स बताए। ऑथर ने बोला है कि जैसे लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि किस वजह से सुसाइड किया, तो स्पेकुलेशन कर रहे हैं। तो ऑथर ने बोला 4 इश्यूज हैं जिसकी वजह से हो सकता है। पहला, उस डिजिटल, इससे क्या पता चलता है, डिजिटल डिवाइड थी, उसके पास लैपटॉप नहीं था, तो इससे डिजिटल डिवाइड पता चलती कि कुछ बच्चों के पास स्मार्टफोन्स नहीं, जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं उनके पास इंटरनेट नहीं है। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो कि उसको स्कॉलरशिप मिलती थी इंस्पायर के अंदर, वो स्कॉलरशिप नहीं मिली टाइम पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। इसके अलावा हॉस्टल ने उन लोगों को, फ्रेशर्स को छोड़ के बाकी सबको बोल दिया था कि आप हॉस्टल प्रोमाइसेस छोड़ दो, तो हॉस्टल में उसको रहने को नहीं मिला। चौथा फैक्टर पॉइंट किया ऑथर ने, इज द गर्ल्स इनएबिलिटी टू प्रोएक्टिवली रीच आउट टू दोज इन पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी फॉर हेल्प। जो अथॉरिटी में थे, फॉर एग्जांपल जो उसके कॉलेज में डीन होंगे, वो उन सबसे बात कर सकती थी, अपने फ्रेंड से बात कर सकती थी, पर गर्ल की इनएबिलिटी थी कि उसने इन सबसे बात नहीं की। तो ऑथर ने बोला कि हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत ही ज़्यादा अनइक्वल सोसाइटी है, और हमने अपने स्कूलों में ही इतना स्ट्रैटिफिकेशन कर रखा है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं किसी स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा, किसी स्कूल की फीस बहुत कम है, और हमने इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया। देयर इज नो ऑकवर्डनेस, गिल्ट और रिपेंटेंस ऑन पार्ट ऑफ आइदर द पॉलिसी मेकर्स फॉर द स्ट्रैटिफाइड एजुकेशन सिस्टम। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी स्ट्रैटिफाइड है, और हमने एज अ कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट कर लिया, हम उसके लिए कुछ बोलते नहीं है। ऑथर का कहना है कि ऐसे विशियस साइकिल्स ऑफ डिसएडवांटेज में बच्चों के पास इतने डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, उसके बाद भी कुछ बच्चे होते हैं रेजिलिएंट वंस होते हैं, वो किसी तरह ऐसे एलीट इंस्टीट्यूशन में पहुंच जाते हैं। उसके बाद भी उनके पास लिमिटेड एक्सेस होती है, जैसे कि हमने इस केस में देखा कैसे लिमिटेड एक्सेस थी। वंस एडमिटेड द कॉलेज ट्रीट्स देम अलाइक। तो ये बच्चे जब ऐसे स्कूल में चले जाते हैं तो कॉलेज उनको सेम तरीके से ट्रीट करता है, उनको भी सेम सिलेबस के थ्रू जाना पड़ता है, सेम करिकुलम प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, पेडागोजिक प्रोसेस, असेसमेंट प्रैक्टिसेस। तो ऑथर बोल रहे हैं कि मैं इस बात के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे उनको अलाइक नहीं ट्रीट करना चाहिए। चिल्ड्रन विद डिफरेंट कास्ट, क्लास, रिलीजन, एथनिसिटी विद अनइक्वल इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल कैपिटल आर ऑल ट्रीटेड अलाइक। लेकिन ऑथर ने बोला इसमें कहीं ना कहीं बायसनेस है। तो वो कहाँ बायसनेस है हम देखते हैं, हेयर एंड लाई द सीड्स ऑफ इनइक्वालिटी, बिकॉज व्हाट सीम्स टू बी इक्वल एंड न्यूट्रल इज इन इफेक्ट अनइक्वल एंड बायस्ड। कि हमने तो उस कॉलेज में जाके सबको ऐसे इक्वल ट्रीट करें, भले वो किसी भी बैकग्राउंड से है,
पर जो बच्चा डिसएडवांटेज ग्रुप से आया तो हमें उसको स्पेशल केयर देनी चाहिए, क्योंकि वो डिसएडवांटेज ग्रुप से आया। हम ऐसे सेम अलाइक ट्रीट करके काम नहीं चल सकता है। दिस डज नॉट मीन दैट अ heterogeneous mix of students accessing a good institution is a bad idea. However, that is not enough, and it is the responsibility of the institutions to make such spaces more democratic and egalitarian. तो ऑथर का यही कहना है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस को और आपको डेमोक्रेटिक और एगैलिटेरियन बनाना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से आए वो भी अच्छे से अडेप्ट कर सके वहाँ पर। तो ये एक आर्टिकल था। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर ये है कि मिडिल ईस्ट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो हमें उन रैपिड चेंजेस के लिए कैसे रिएक्ट करना चाहिए, मेनली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो अभी हमने देखा कि ईरान के जो टॉप साइंटिस्ट थे तो उनको ऐसा मार दिया गया। ईरान का कहना है कि इसराइल ने मारा है। तो ऑथर ने बोला है कि अब क्या हो रहा है, अभी हम देख रहे हैं कि इसराइल के साथ सब लोग अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बहरीन और यूएई ने कर लिए। तो इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो 3 इम्पैक्ट ऑथर ने बताया, तो हम तीनों इम्पैक्ट देखेंगे। पहला ये है कि ईरान अब धीरे धीरे आइसोलेट होता जा रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखा कि ईरान पे कितना ज़्यादा इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए और यूएसए न्यूक्लियर डील से भी बाहर आ गया। अब इसराइल और गल्फ अरब्स ये चाहते हैं कि अब जो बाइडन प्रेसिडेंट बनने वाले हैं तो कहीं वापस से वो ईरान के साथ अपनी टाइज सही ना करने लगे, JCPOA में ना आ जाए। तो इसकी वजह से अभी अटैक हुआ है ईरान पे। ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार डाला गया है। तो इससे ये हो सकता है कि ईरान रिटालिएट करे। अगर ईरान रिटालिएट करेगा तो ये माना जाएगा कि फिर वॉर शुरू हो जाएगी। फिर वॉर शुरू हो जाएगी तो फिर उसके बाद जो बाइडन अपने रिलेशंस अच्छे नहीं कर पाएंगे ईरान के साथ। दूसरी बात ये, ईरान शांति से बैठा रहे, कुछ करे ना, तो ईरान को वीक समझा जाएगा। इसके अलावा ईरान की जो वीकनेस है वो और कंपाउंड हो जाती है, क्योंकि उस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए हैं और इंडिया भी ऐसे में कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि ये है कि अगर यूएस ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए तो कोई भी उसके साथ ट्रेड नहीं कर सकता, तो इंडिया भी ट्रेड नहीं कर पा रहा है। सेकेंड रीज़न ये है, जो रीजनल ट्रेंड हमें देखने में मिल रहा है वो ये है कि अब इसराइल के साथ बहुत सारे कंट्रीज़ अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बहरीन, यूएई, और अभी ये भी बात चल रही थी जो सऊदी क्राउन प्रिंस थे वो मिलने गए थे बेंजामिन नेतन्याहू से। तो इससे ये पता चल रहा है कि धीरे धीरे सब लोग उनके साथ नॉर्मलाइज कर रहे हैं टाइज पर। अभी तक पाकिस्तान ने नहीं किया, तो पाकिस्तान वैसे भी नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने इससे पहले इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बोल दी हैं, जैसे जो पैलेस्तीन का इशू है वो कश्मीर के लोगों के इशू के बराबर है। तो अगर अब वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो इसका मतलब उसने कश्मीर से भी हार मान ली, तो इसलिए पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा। लेकिन ये है कि पाकिस्तान के ऊपर अगर प्रेशर डाला जाए बाय द यूएसए कि आपको करना पड़ेगा, तो अगर पाकिस्तान कर भी लेता है, इफ़ पाकिस्तान रिकॉग्नाइजेज इसराइल, तो बांग्लादेश को भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश नहीं चाहता कि वो पीछे छूट जाए। तो इससे बांग्लादेश की इकॉनमी को काफ़ी फायदा हो सकता है। लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश टू, इन दोनों को बहुत फायदा होगा। इसके अलावा इसराइल को भी फायदा होगा, क्योंकि इतनी 2 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज ने उसको एक्सेप्ट किया, 2 ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इस्लामिक नेशंस। तो और ज़्यादा लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे तो उसकी भी ट्रेड बढ़ेगी। But in India, that proclaims the virtues of engaging all sides in the Middle East, can't grudge the same privilege for Israel in South Asia. तो जो अब इंडिया को जो सेम प्रिविलेज मिलती है वो सेम प्रिविलेज इसराइल को भी मिलने लगेगी। तीसरा ट्रेंड हम ये देख रहे हैं, जो सऊदी अरेबिया और टर्की है वो दोनों लीडरशिप के लिए कहीं ना कहीं उनके बीच में राइवलरी हो रही है। जो सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और यूएई है वो तो अपने रिलीजियस मॉडरेशन ला रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था कि उन लोगों ने कोहेबिटेशन अलाउड कर दिया था, ज़्यादा फेनेटिसिज्म को कम करने को बोला था। तो ये सब बाकी हम देख रहे हैं। जो टर्की, जो पहले कभी सेकुलर हुआ करता था, अब हम देख रहे हैं कि वो पॉलिटिकल इस्लाम के चैंपियन होते जा रहे हैं। Turkey's new religious deal provides a good ideological cover for Erdogan's ambition to cover its geopolitical influence in the Middle East. तो हम देख रहे हैं कि टर्की और सऊदी अरेबिया दोनों वहाँ पे बनना चाहते हैं, लीडरशिप चाहते हैं मुस्लिम वर्ल्ड की। साथ ही सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और यूएई रिलीजियस मॉडरेशन की तरफ जा रहे हैं, वहीं एर्डोगान पॉलिटिकल इस्लाम की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा कि अभी क्या हुआ, पीप्ड चैलेंज सऊदी अरेबिया भी थ्रेटनिंग टू ब्रेक द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ OIC। अभी OIC में पाकिस्तान मुद्दा उठाना चाहता था कश्मीर का, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर वो ऐसा मानना था पाकिस्तान का कि हम OIC से अलग हो जाएंगे और हम टर्की और मलेशिया के साथ मिलकर एक अलग फोरम बनाएंगे। तो इसमें सऊदी अरेबिया और UAE को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने पाकिस्तान से बोला कि जो भी हमने आपको लोन वोन दे रखे हैं वो हमारे लोन सारे वापस करो। इफ़ पाकिस्तान कंटिन्यूज इट टिल्ट्स टुवर्ड्स टर्की, तो ऑथर का कहना है अगर पाकिस्तान ऐसी टर्की और मलेशिया और सऊदी अरेबिया की तरफ टिल्ट होता रहा तो हम देख रहे हैं कि जो सऊदी अरेबिया विच होस्ट मोर देन 2 मिलियन पाकिस्तानी वर्कर्स कुड श्योरली फॉलो द UAE एग्जाम्पल। तो जैसे UAE ने बोला है कि हम अपने जो आपके वर्कर्स हैं यहाँ से हम उनको बाहर भेज रहे हैं, वापस भेज रहे हैं, तो सऊदी अरेबिया भी ऐसे कर सकता है। पुट सिंपली, UAE ने सऊदी अरेबिया हैव द ऑप्शन टू पुट मैसिव कॉस्ट ऑन द पाकिस्तानी इकोनॉमी दैट कांट बी प्लेज्ड बाई टर्की और मलेशिया। तो ऑथर का ये कहना है कि UAE और सऊदी अरेबिया, जैसे सऊदी अरेबिया वो अपने सारे लोन्स वापस मांगने लग रहा है और ये भी बोल रहा है कि सारे आपकी लेबर को हम वापस भेज रहे हैं, तो जो इकोनॉमी को, पाकिस्तान की इकोनॉमी को लॉस होगा वो सिर्फ टर्की और मलेशिया मिलकर पूरा नहीं कर पाएंगे। तो पाकिस्तान का भला इसी में है कि वो सऊदी अरेबिया, UAE सबके साथ अपनी अच्छे रिलेशंस बना कर रखें। और ऑथर का ये कंक्लूडिंग
ये है कि दिल्ली ये नहीं कर सकता कि जो भी रैपिड चेंजेस हो रहे हैं रीजन में उसको ऐसे छोड़ दे, उसको ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो मिडिल ईस्ट को ग्रांटेड मिले और सिर्फ उसको रिलीजियस प्रिज्म के थ्रू देखें। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर यही है कि मनरेगा की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि कोविड-19 में हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग अपने घर वापस गए हैं, तो घर वापस जाने के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो अब नरेगा में बहुत ज़्यादा डिमांड ड्रिवन हो रहा है। तो इससे हमें पता चला कि निल परसेंटेज बहुत कम हुए इस फाइनेंशियल ईयर, अराउंड 3.42% थे, तो बहुत कम थे। दिस मीन्स दैट ओवर 96% ऑफ ग्राम पंचायत अक्रॉस द कंट्री हैव रजिस्टर्ड डिमांड फॉर वर्क। तो 96% ग्राम पंचायत में वर्क के लिए रजिस्टर किया है। नरेगा एक डिमांड बेस्ड स्कीम है, एक सेफ्टी नेट की तरह से पैंडेमिक में काम किया जो भी जॉबलेस माइग्रेंट वर्कर्स थे उनके लिए। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर ये है कि इंडिया कश्मीर इंडिया इन द ओआईसी। तो ओआईसी क्या है? ओआईसी वर्ल्ड्स की सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द यूएन। इसका मेन एम यही है टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। रशिया, थाईलैंड वगैरह इसके ऑब्जर्वर स्टेटस उनके पास, इंडिया के पास ऑब्जर्वर स्टेटस भी नहीं है। इंडिया में जबकि 10% से ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं वर्ल्ड के। इन 2019 में हमारे ओआईसी की जब फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी तो इंडिया को एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया था। लास्ट ईयर जब इंडिया ने आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया तो पाकिस्तान ने ओआईसी में लॉबी किया और इस मूव को कंडेम करने की बात की। तो पाकिस्तान के सरप्राइज में क्या हुआ कि सऊदी अरेबिया और यूएई ने काफ़ी नुआंस तरीके से हमारे इस मूव को वो किया, पर उतने हार्शली नहीं बोला जैसे कि पाकिस्तान चाहता था कि हार्शली हमारे मूव को कंडेम किया जाए। इसके अलावा इंडिया का क्या स्टैंड है? इंडिया का यही कहना है कि जो जम्मू कश्मीर है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है और इट इज़ अ मैटर स्ट्रिक्टली इंटरनल टू इंडिया। द स्ट्रेंथ विद विच इंडिया हैज़ मेड दिस असर्शन हैज़ वेरीड स्लाइटली एट टाइम्स। तो इंडिया का ये भी कहना है कि ओआईसी का इस पर कोई लोकस स्टैंड नहीं है, तो ओआईसी को इस पर कुछ नहीं बोलना चाहिए। ऑथर का ये बोलना है कि अभी हम देख रहे हैं कि जो बाइडेन प्रेसिडेंट बन के आ रहे हैं यूएस के और वो ह्यूमन राइट्स के लिए काफ़ी बोलते हैं। तो इंडिया ऑल्सो वांट्स टू चैलेंज दिस इशू बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी दैट द जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूएस विच में हैव अ स्ट्रॉन्ग व्यू ऑन ह्यूमन राइट्स इन कश्मीर मे इशू स्टेटमेंट्स दैट में कॉम्प्लिकेट इंडियाज इमेज एट द ग्लोबल स्टेज। तो अभी हमें यूएस की तरफ से भी आ सकता है कि ह्यूमन राइट्स ऑन कश्मीर वायलेट हो रहे हैं, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा हमें यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर की सीट दी गई है, तो हम अपने डिप्लोमेटिक क्लाउड को यूज़ कर सकते हैं और ये जो मुद्दा है कश्मीर का, इसको हटाकर मेन एजेंडे पे क्या ला सकते हैं जो पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाता है। अब ये कुछ ऐसी खास न्यूज़ नहीं है, पर एक भाग्य लक्ष्मी टेम्पल है हैदराबाद में, तो उसके नाम पे अब ये किया जा रहा है कि जो नाम बदल के भाग्यपुर कर देंगे, उसका भाग्य नगर कर देंगे हैदराबाद का नाम भाग्य लक्ष्मी टेम्पल पर, क्योंकि ये माना जा रहा है कि पहले से नाम उसका भाग्यनगर था, बाद में उसका नाम हैदराबाद कर दिया गया था। अब भाग्य लक्ष्मी टेम्पल क्या है? ये स्मॉल टेम्पल है जो कि डेडिकेटेड है गॉडेस लक्ष्मी को, एडजेसेंट टू द साउथ ईस्ट मीनार ऑफ चारमीनार, और ये बेम्बो पोल्स और टारपोलिन से बना है। इसकी टिन रूफ है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि उसके नाम पे नाम बदलने की बात की जा रही। अब अन्नपूर्णा आइडल है, उसको हम वापस लाए कनाडा से। तो अन्नपूर्णा का क्या मतलब होता है? गॉडेस ऑफ फूड। ये 18th सेंचुरी आइडल है जो कि बनारस स्टाइल में कार्व्ड है और ये यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना मैकेजी आर्ट गैलरी का पार्ट था कनाडा कलेक्शन में। तो जब पता चला तो अब इसको वापस लाया जा रहा है कनाडा से। तो हम इस आइडल में देख सकते हैं खीर इन वन हैंड एंड ए स्पून इन द अदर। तो ये गॉडेस ऑफ फूड है। अब 2014 से लेकर 2020 तक लगभग 14 एंटिक्विटीज़ फ्रॉम वेरियस कंट्रीज़ वो वापस आ रही हैं और 1976 से लेकर 2014 के बीच में सिर्फ 13 आई थी वापस। और ये भी माना जा रहा है कि 75 से 80 स्टोलन एंटिक्विटीज़ अभी पाइपलाइन में, वो भी जैसी लीगल प्रोसेस पूरा हो जाएगा उनको भी हम वापस ले आएंगे। यहाँ पे बात की गई कंबाइंड रेशियो की। तो यहाँ ये बात की गई है जो पब्लिक इंश्योरेंस कंपनी, उनके अंडर राइटिंग लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अंडर राइटिंग लॉसेस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल जितना वो प्रीमियम लेती हैं उससे बहुत ज़्यादा उन्हें कॉम्पनसेट करना पड़ा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोविड में ज़्यादा तो लोग डेथ हो जाती है, तो ऐसे की वजह से उनको अंडर राइटिंग लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जितना वो प्रीमियम लेती है उससे कई ज़्यादा उनको क्लेम देना पड़ रहा है। कंबाइंड रेशियो क्या होता है? कंबाइंड रेशियो ये है कि अगर कंबाइंड रेशियो आपका 100 से कम है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अंडर राइटिंग प्रॉफिट कमा रही है, और अगर 100 से ज़्यादा है तो ये माना जाता है कि कंपनी में अंडर राइटिंग लॉसेस हो रहे हैं। तो जो पब्लिक सेक्टर की जो इंश्योरेंस कंपनीज है उसमें ज़्यादातर अंडर राइटिंग लॉसेस हो रहे हैं। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।